करें स्टार्ट काम आज का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ, राइट। और आईपीसीसी लॉ, एथिक्स और कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी लॉ। ऑल्दो कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी जानते भी हैं, क्लास 12th में हमने अकाउंट्स में पढ़ा, प्रैक्टिकली देखा उसे। क्लास 11th में हमने बिजनेस स्टडीज में उसके बारे में पढ़ा था, राइट। तो अब जो है एक्चुअली कंपनी कैसे बनती है, कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, एक डिटेल में पढ़ा जाएगा, राइट। तो कंपनी लॉ आपके 30 मार्क्स का एक पोर्शन है पूरे लॉ, एथिक्स और कम्युनिकेशन के पेपर में, राइट। अब सवाल यह है कि भाई कंपनी लॉ क्यों बना, या कंपनी ही क्यों बनाई गई। जरा सोचिए कि जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी शॉप खोल के, हाँ या ना। किसी पर्सन ने एक छोटी सी शॉप खोली और इस शॉप में इस पर्सन ने काम करना शुरू किया। कुछ 5 लाख रुपए लगाकर उसने चेयर्स का बिजनेस शुरू किया। अकेला पर्सन था, पैसे लगा दिए, बिजनेस ठीक चल पड़ा। चलने के बाद उसे लगा यार कि अब बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, क्या किया जाए। उसने कहा यार चलो, शॉप तो मेरे पास काफी बड़ी है, लेकिन अगर मेरे साथ कोई एक और पर्सन ऐड हो जाए जो कि मेरे साथ बिजनेस भी देखे और पैसा भी और लगा दे, तो मेरे ख्याल से काम बढ़िया हो सकता है। अब इस पर्सन ने क्या किया, अपने एक और पर्सन साथी को अपने साथ मिला लिया, फ्रेंड रहा होगा उसका। दोनों ने प्लान किया, जी देखो मेरा तो ऑलरेडी इसमें 5 लाख रुपया लगा हुआ है। वो कहते हैं ठीक है जी, 5 लाख रुपया मैं भी लगा देता हूं। और दोनों ने मिलके अपने इस चेयर्स के बिजनेस को और बढ़ा दिया। डेफिनेटली बढ़ा होगा। धीरे धीरे करते करते इन्हें और जरूरत महसूस हुई, और पर्सन आने लग गए, पैसा भी आ गया, मनी भी आया, और मैन पावर भी आ गई। ये मैन पावर ही नहीं साबित हुई, ये लोग ओनर्स भी थे। न सिर्फ मैन पावर साबित हुए, बल्कि ये ओनर भी साबित हो गए। अब बिजनेस और बढ़ने लगा। अब इन्होंने सोचा यार क्यों ना इसी काम को, जो हम आज होलसेल का बिजनेस बना दिया हमने, क्यों ना इसको हम मैन्युफैक्चरिंग तक ले जाएं। इन्होंने और लोगों को साथ मिलाने का प्लान बनाया। अब जितने ज्यादा ये बिजनेस को बढ़ाया इन्होंने, इन्हें लगा कि अब एक छोटे से रिटेल के बिजनेस को करने के बाद हमने इसे होलसेल बिजनेस में तब्दील कर दिया। आज हम एक मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हम अपनी एक फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। अब इन्होंने अपना फैक्ट्री प्लस शॉप दोनों का विचार बनाया। इसका मतलब यह कि अब बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों ने देखा कि यार आएंगे तो स्ट्रक्चर तो इतना बड़ा हो गया, क्यों ना इसको कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर में बनाया जाए जिससे कि काम करना थोड़ा सा पहले से आसान हो जाए। मैं अभी से अब इसको नाम देना शुरू कर रहा हूं। आप जानते हैं कि जहां पर एक ही पर्सन काम करता है क्या कहलाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक बात है कि नहीं? तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो तब थी जब एक ही बंदा काम कर रहा था। जब इन्होंने बिजनेस को बढ़ाना चाहा
तो एक पर्सन को और लेकर आए थे ना, ये क्या थी? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म के बाद अब ये और बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं। आप पढ़ चुके हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, ठीक बात है कि नहीं? कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग चाहिए एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए, और उसके बाद जाके इसको बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं? तो इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिला लिया, लेकिन अब ये कहते हैं जी हम इसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी क्यों बना रहे हैं? ऐसा क्यों किया हमने कि पार्टनरशिप से हटा के हमने प्राइवेट कंपनी बनाया, जबकि पार्टनरशिप में भी आपके पास 10 लोग तो आराम से आ सकते हैं। अगर बैंकिंग बिजनेस हो, नॉन बैंकिंग है तो 20 ला सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं? लेकिन इन्होंने कहा कि भाई यहां पर जो है ना, एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है पार्टनरशिप में जब बहुत सारे लोग आ जाएं। लायबिलिटी क्योंकि लोगों की अनलिमिटेड होती है, यह आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे समय में मान लिया जाए कि बहुत ज्यादा लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो जाए, तो ऐसे केस में इनको अपने घर से भी पैसा लाके देना पड़ता है, क्योंकि ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कहलाती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन और बिजनेस बढ़ाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड रखें, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स, ठीक बात है कि नहीं? डिस्कशन इस पर भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप से एक बेटर पोजीशन आई, वो क्या थी? प्राइवेट कंपनी की। अब इनकी फैक्ट्री तो भैया बहुत ज्यादा बढ़िया चलने लग गई, माल और ज्यादा बिकने लग गया। अब विजन और बड़ा हो गया कि हम क्यों ना अपनी इन शेयर्स को एक्सपोर्ट करें, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत और बड़ी फैक्ट्री चाहिए, बहुत बड़ी मशीन चाहिए। तो इतना ह्यूज मनी हम ये लोग तो ला नहीं पाएंगे, तो क्या किया जाए? इन्होंने कहा क्यों ना पब्लिक की तरफ जाए। गुरु देखिए किसी ने, गुरु में जब अभिषेक बच्चन अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा आगे ले जा रहा होता तो एक पार्टी होती है, उस पार्टी में डिसाइड होता है कि अब क्या करें, हमारा काम तो बहुत बढ़ गया, तो अब हम क्या करेंगे? पब्लिक के पास जाएंगे। तो वो जो उसने वर्ड्स कहे थे अल्टीमेटली, वो एक तरह से ऐसी ही पोजीशन रही होगी जहां पर ह्यूज उसे प्रॉफिट नजर आ रहे हैं, लेकिन उन प्रॉफिट्स को गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज चाहिए। तो क्या किया जाए? पब्लिक से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया जाए, अपने आप में वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो जो हम कंपनी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो पब्लिक रहे चाहे प्राइवेट कंपनी रहे, लेकिन इन सबको फॉर्म करने का जो मकसद है वो क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके आना, ठीक बात है कि नहीं? यानी अब जो है आपकी ह्यूज फैक्ट्री बनेगी, और नंबर ऑफ पीपल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। ये जो लोग हैं एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं, तो इनका नंबर बहुत ज्यादा है। यह है एक अनलिमिटेड नंबर। अब एक्चुअली इन सब लोगों ने, ये सब आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। यही जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट के ओनर्स भी यही हैं, ठीक बात है कि नहीं? इस डेट के ओनर्स भी यही लोग हैं। तो पब्लिक कंपनी से फायदा क्या हुआ? इस पब्लिक के अनलिमिटेड नंबर से आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ढूंढ पाए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि ओनर थे, उन्होंने पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद आज पोजीशन ये आ चुकी है कि आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल आपके हाथ में है, और इस ह्यूज कैपिटल से ही आपने ह्यूज फैक्ट्री बनाई। यही फायदा किसका हुआ हमें? एक पब्लिक कंपनी का। आइए जरा फटाफट से रिवाइज करें।
नॉर्मली बिजनेस शुरू बहुत छोटे लेवल से होते हैं। हमने क्या कहा उसे? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक पर्सन की जिंदगी की कहानी, छोटे से लेवल से उसने चेयर्स का काम शुरू किया, बिजनेस बहुत बढ़िया चला, अपने दोस्तों को साथ लाया, पैसा भी आया, मैन पावर भी आई, ओनर्स भी आ गए, काम और बढ़ गया। अब जरूरत क्या महसूस हुई कि भैया काम और बढ़ाना है, क्या किया जाए? और पैसे की जरूरत है। अपनी इस पार्टनरशिप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, बहुत सारे लोग और आए, शेयर्स बांट दिए गए, अब यही लोग ओनर्स बन गए। शेयर बंटने से रिस्क भी डिवाइड हो गया, ठीक बात है कि नहीं? प्रॉफिट्स बढ़े, इन टोटल प्रॉफिट डिवाइड तो हुआ, लेकिन उस डिवीजन में भी बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुए। अब और बिजनेस बढ़ गया तो पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है कि ये लोग खुद मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्या किया जाए? पब्लिक इश्यू निकाला जाए। पब्लिक अब पैसा लगाएगी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आज हमारे सामने हैं, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। आज ये हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट? तो अल्टीमेटली ये हमने सब पढ़ा तो क्यों पढ़ा? उसका रीजन है। एक रीजन ये है कि आज जब आप कंपनी लॉ शुरू करने जा रहे हो तो इन कंपनी को बनाया क्यों गया, इनकी जरूरत क्यों पड़ी होगी, सबसे पहला सवाल यही था। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी के आने से इन सब की जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब डिसएडवांटेज यहां पर दूर हो जाती हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
कर लिया नोट सभी ने? कर लिया? अब जो कंपनी है, कंपनी जब बनाई गई तो कंपनी में इतने सारे उसके फीचर्स रहे होंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज होंगे, उन सबको बिल्कुल लाइन वाइज जहां जहां जैसी जैसी जरूरत थी उन सब चीजों को एक एक्ट बना के पेश कर दिया गया। उस एक्ट का नाम रखा गया कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी लॉज में जो हम एक्ट की बात करेंगे वो है कंपनीज एक्ट 1956, यानी 1956 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। डेट थी 1 अप्रैल 1956। अब आपको क्या लगता है कि जी जब 1956 में ये एक्ट बना होगा तो क्या पहले कोई कंपनी नहीं रही होगी? पहले भी कंपनीज रही होंगी, लेकिन उन कंपनीज के लिए एक परफेक्ट लॉ नहीं बनाया गया था। ठीक बात है कि नहीं? तो जो उन कंपनीज के लिए एक परफेक्ट लॉ की जरूरत थी वो अब आया। इससे पहले भी कई लॉज रहे होंगे। ठीक बात है कि नहीं? हो सकता है कई पुरानी कंपनीज उन पुराने एक्ट्स में रजिस्टर्ड हो। जब ये 1956 में ये एक्ट बना तब ये सोचा गया कि भाई आज से पुरानी कंपनीज जो हैं, जो ऑलरेडी पुराने एक्ट्स में रजिस्टर्ड है, उनका क्या करें? उनके लिए एक तरीका अपनाया गया कि जो वो कंपनीज वहां रजिस्टर्ड हैं उनको भी कंपनी मान लिया जाए इसी एक्ट में। ठीक बात है कि नहीं? यानी उनका कंपनी का स्टेटस वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन क्या कहा गया कि अब उन कंपनीज को हमारे इस नए रूल्स को मानना पड़ेगा, और आज के बाद जो नई कंपनीज बनाई जाएंगी उन कंपनीज को हम इस एक्ट में रजिस्टर करा देंगे। जब वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो रजिस्टर्ड कंपनीज कहलाएंगी। ठीक बात है कि नहीं? यानी आज जब 1 अप्रैल 1956 है तो इन्होंने क्या कहा और क्या सोचा कि पुरानी कंपनीज को भी इस कंपनीज एक्ट में वैल्यू दे दी जाए। यानी ये एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, अब इन एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी इसी एक्ट में डाल दिया गया, और इन सब एग्जिस्टिंग कंपनीज को आगे क्या करना पड़ेगा? इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं? और आज के बाद जो नई कंपनी बनेंगी उनका तरीका क्या होगा? वो इसी नए एक्ट के अनुसार रजिस्टर की जाएंगी और इसी नए एक्ट के अकॉर्डिंगली सारे रूल्स को फॉलो करेंगी। इज इट क्लियर? आगे चलें आगे। तो कंपनीज की डेफिनेशन में भी यही लिखा गया कि कंपनी जो कि इस एक्ट में फॉर्म की गई है, कंपनीज एक्ट 1956 में फॉर्म की गई है और उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो कंपनी कहलाएगी। और इसके अलावा आज से पहले जितने भी एक्ट थे उन एक्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। इज इट क्लियर? अब जरा सोचिए, लास्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जब इतने सारे लोग आ गए थे। हम यहां से आगे चलेंगे। एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई गई और हमने क्या कहा कि बहुत सारे लोग हैं इसमें। इन सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है या नहीं है? जल्दी बताइए। ये सब इन्वेस्टर भी हैं और इनका दूसरा नाम क्या होगा? ओनर्स। भैया पैसा लगा दिया, शेयर होल्डर्स हैं ये। शेयर होल्डर यानी कंपनी की सारी कैपिटल, कंपनी में लगाया गया सारा का सारा पैसा, हम उसको कहां डिवाइड करते हैं? बताइए। शेयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक बात है कि नहीं? इन सब को शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इसीलिए इस कैपिटल का नाम क्या दिया जाता है? शेयर कैपिटल। ठीक बात है कि नहीं? यानी ये पर्टिकुलर ओनर या इन्वेस्टर, इसने कितना पैसा जमा किया हुआ है? एज इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है? ये कहता है जी 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने, कंपनी के 1000 शेयर्स मेरे पास हैं
और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, इसीलिए मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपए की है। ऐसे ही कोई एक ओनर और होगा, वो कहेगा जी मैंने तो इसमें 1,00,000 रुपया लगाया हुआ है। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का पैसा इस पर्टिकुलर कंपनी में ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन क्या ये सारे के सारे भैया बिजनेस भी करेंगे? क्योंकि कंपनी का पर्पस क्या था? चेयर्स बनाना, मैन्युफैक्चर करना, हाँ या ना? तो इसका मतलब यह कि अगर इतने सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए लाए हैं तो पर्पस तो एक ही था कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है चेयर्स का, इस चेयर्स के बिजनेस को और बढ़ाया जाए, हाँ या ना? अब इन सब लोगों ने पैसा लगाया भाई, विश्वास किया है, तो इनके पैसे की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी किन लोगों की है? जिन लोगों ने इनसे पैसा लिया है। इसका मतलब वो जो पर्सन जिसने शुरू में पहले पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके साथ जुड़े हुए कुछ लोग, ये सब लोग बिगिनिंग में क्या सोच के आए होंगे कि हम इन सब लोगों से पैसा लेकर हम सभी बिजनेस चलाएंगे, बिजनेस हम चलाएंगे, इस पैसे पर जो प्रॉफिट होगा वो इन सब लोगों में बांट देंगे। ठीक बात है कि नहीं? और पैसा बढ़ेगा कैसे? भाई जिसने 1,00,000 लगाया है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी उसका इसी के हिसाब से बनेगा। जिसने पैसा कम लगाया है, कंपैरेटिवली उसको पैसा कम मिलेगा। रेट ऑफ प्रॉफिट तो सेम रहेगा, लेकिन जिसके जितने ज्यादा शेयर्स उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि ये लोग एक्चुअली जो बिजनेस रन कर रहे हैं ना, इन्होंने भी तो पैसा लगाया था बिगिनिंग में, हाँ या ना? असली पैसा पहले लगाने वाले तो लोग यही है, यानी ये लोग थे ओनर्स, हाँ या ना? इन्होंने इन लोगों को भी क्या बना लिया? बताइए। इन लोगों को भी इन्होंने बना लिया ओनर्स। लेकिन इनको बिजनेस चलाने के लिए तो नहीं बुलाया ना कि आओ जी हमारे साथ बिजनेस पूरा चलाओ, चेयर्स बनाओ, बेचो, ये तो नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि इन सब ओनर्स में से मैनेज करने का जो राइट है, मैनेजमेंट का जो राइट है, वो इन सब लोगों ने अपने पास ही रखा, हाँ या ना? ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब कि जी बिजनेस को मैनेज तो हम करेंगे, पैसा आपने लगाया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस बिजनेस को चला करके प्रॉफिट कमाने का तरीका तो हमें ही मालूम है ना, क्योंकि इतने सालों से ये बिजनेस हम ही तो कर रहे हैं। और क्योंकि इन सब लोगों ने इनका बहुत नाम सुना है, इसीलिए पैसा भी लगा रहे हैं। आज अगर रिलायंस का शेयर निकलता है तो कोई जानता है वहां पर अनिल अंबानी कैसे काम करता है? सबको अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी पता है, उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं हम में से कोई नहीं जानता होगा, हाँ या ना? कोई नहीं जानता, सिर्फ नाम ही काफी है। ठीक बात है? तो देखा जाए तो उस नाम के कारण ही इन सब लोगों को विश्वास हुआ, उस ट्रस्ट के कारण ये पैसा इन्वेस्ट हुआ, और उस ट्रस्ट को कायम रखने के लिए ये लोग अच्छा काम करेंगे, हाँ या ना? यही मैनेजमेंट क्या करेगी? इस शेयर कैपिटल का यूटिलाइजेशन करेगी। इसी यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल से प्रॉफिट्स आएंगे, और इन प्रॉफिट्स का क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अमंग ऑल द शेयर होल्डर्स। बात ठीक है कि नहीं? और जो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ये कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। इज इट क्लियर? इन सब चीजों को जो भी बोर्ड पे लिखी जाए नोट करना बहुत ही जरूरी है, जल्दी नोट करिएगा। थोड़ा सा खुला खुला नोट करिएगा, क्योंकि हमने इनके साथ अभी और सारे वर्ड्स लिखने हैं। किस चीज को हम क्या कहेंगे और लिखना भी बाकी है।
जल्दी नोट करिए। यानी जितने शेयर्स आपके पास हैं उन शेयर्स के अकॉर्डिंगली डिविडेंड दिया जाएगा। अब आज अगर एक पर्सन चाहे कि भी मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बनना नहीं चाहता, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं अब क्यों ना इन शेयर्स को बेचकर कुछ पैसा निकाल लूं, मेरा जो है काम पूरा हो जाएगा। जरा सोचो, क्या पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता था? पैसों की जरूरत पड़ी तो आपको शेयर बेच दो अपना, पॉसिबल ही नहीं था। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या ऐसा पॉसिबल था? लेकिन आज जब एक कंपनी के आप शेयर होल्डर हो, वो भी कैसी कंपनी? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आपके ग्रुप के अंदर ही आप शेयर्स बेच सकते हो। पब्लिक कंपनी का फायदा देखिए। आज अगर इसको लगा कि भाई मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूं? इस पर्सन ने क्या किया? अपने शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया। यानी इन शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया किसी और पर्सन के नाम। क्या कोई इसको रोक सकता है? शेयर मार्केट में जब चाहो आप शेयर्स खरीद लो, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, और जब चाहो शेयर्स को परचेज कर लो। आज पैसों की जरूरत थी, इसने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। आज इस पर्सन की जगह ओनर कोई और बन गया। ठीक बात है कि नहीं? फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई समस्या नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसीलिए इस पब्लिक कंपनी के होने का फायदा बहुत है। अपने अपने नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। देखा गया, सुनिए ध्यान से पहले,
कि पार्टनरशिप के अपने फायदे थे और पार्टनरशिप के अपने नुकसान थे। पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्योंकि पैसा पब्लिक का है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि इस पैसे का यूज बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, कोई इस पैसे का नाजायज फायदा ना उठाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सातों मिलकर इस पैसे को कहीं ना कहीं मिसयूज कर ले, हां या ना। तो इन पर कड़ी निगरानी होती है किसकी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सेबी के फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में, ठीक बात है कि नहीं। तो सेबी जो है इन पर कड़ी निगाह रखती है। देखा जाए तो इन सारी की सारी परेशानियों के कारण डिसएडवांटेज भी हैं, पार्टनरशिप की एडवांटेज उठाई गई और एक तरफ से कंपनी की एडवांटेज उठाई गई। कई सालों से इन पर काम चल रहा था और अभी पीछे 2008 में एक नई चीज आई जिसका नाम रखा गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। दोनों की एडवांटेजेस को कंबाइन कर दिया गया और फायदा हुआ, ठीक बात है कि नहीं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तक का जो हमने काम किया इससे हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। जो आज तक पुराने जजेस कंपनी के बारे में बातें बोल चुके हैं उन सब की डेफिनेशन को भी आज हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजें आपकी सारी डेफिनेशन और इन जजेस के द्वारा इंटरप्रिटेशन को कवर करती है। आइए पढ़ें। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1956 एंड एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ये किस कंपनी की बात की जा रही है? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 की बात की जा रही है, ठीक बात है कि नहीं। और अगली बात, एन एग्जिस्टिंग कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। इसका मतलब ये किसकी बात की जा रही है? 1 अप्रैल 1956 से पहले की जो कंपनीज थी, पहले से एग्जिस्ट करती थी, उनकी बात की जा रही है। आइए पढ़ें इनके बारे में। लिखा है एन एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। इज इट क्लियर? चले आगे। अब एट डेफिनेशंस ऑफ कंपनी बाय जस्टिस लिंडले। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या ये पॉइंट हमने पढ़ा? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आगे चलते हैं। हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक, यानी कैपिटल, पैसा लगाया गया, इट इज नोन एज कैपिटल। पर्सन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो ओनर्स हैं ये लोग मेंबर्स भी कहलाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि मेंबर्स किन्हें कहेंगे। हम मेंबर्स की डिटेल रखने के लिए एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर बनाया जाता है। सुनिए ध्यान से। अभी आपने देखा था ना कि इस पर्सन को लगा जी मुझे अब इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहना, इसने अपने शेयर्स मार्केट में किसी और को बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए। क्या किया जाएगा? शेयर होल्डर्स का रजिस्टर निकाला जाएगा, यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या निकाला जाएगा? ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है ना, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके कि हां जी आप इन्हें बेचना चाहते हो, साइन करवाओ। उसके बाद करने के बाद नए पर्सन का नाम लिख दिया जाएगा इस पुराने पर्सन का नाम कट करने के बाद। इज इट क्लियर? तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाया जाता है, राइट। एक स्पेशल चीज बता दूं मैं आपको, एक पर्टिकुलर डेट तय कर ली जाती है कि आज की डेट तक अगर किसी ने अपना नाम अपडेट कराना है इस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो करवा लो। अगर आज के बाद आपने कुछ कहा तो हम इस साल का डिविडेंड आपको नहीं देंगे, उस पर्सन को देंगे जिसमें इसका नाम लिखा था। इसका मतलब ये, अगर आपने अपने शेयर ट्रांसफर करवा लिए हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैंने परचेज तो कर लिए शेयर लेकिन अपने नाम नहीं करवाए, इसका मतलब मेरा नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं है और एक पर्टिकुलर डेट उन्होंने दी थी वो निकल गई। अब जो डिविडेंड आएगा ना, पता है किसके नाम आएगा? उस पर्सन के नाम जिसका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में था। इज इट क्लियर? तो रजिस्टर ऑफ मेंबर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, पढ़ेंगे आगे हम इसे। आइए, तो लिखा है हु एम्प्लॉय कैपिटल इन सम कॉमन ट्रेड और बिजनेस। यहां पर ट्रेड या बिजनेस किस चीज का था? शेयर्स का।
एंड शेयर प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच बिजनेस। इसी बिजनेस को करके, इसी पैसे का यूज करके इन मैनेजर्स ने, मैनेजमेंट ने क्या किया था, यूटिलाइजेशन करके प्रॉफिट कमाए, इसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही बात हमने यहां लिखी हुई है। फिर लिखा है कि प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज कॉल्ड हिज शेयर। इसका मतलब ये जो डिवीजन था, कैपिटल जो डिवाइड की गई थी, किस में की गई थी, शेयर्स में डिवाइड की गई थी। आइए आगे चले। विच आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल दो द राइट टू ट्रांसफर इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्शन कहां होती है, प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? आइए आगे चले। प्रोफेसर हाने ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अंडरलाइन कर लीजिए। हालांकि आपने इस बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो आर्टिफिशियल पर्सन, सबने ये देखा कि इतने सारे लोग मिलकर आ गए, ठीक बात है कि नहीं? ये लोग मिलकर आके काम भी करने लग गए। क्या ये 7 लोग बैठे हैं जो इस कंपनी में, जिसे हम मैनेजमेंट कह रहे हैं, क्या ये सभी लोग अपने नाम से काम कर रहे हैं या कंपनी के अलग से नाम से काम कर रहे हैं? बताइए। ये लोग कंपनी के नाम से काम करेंगे, अपने नाम से काम नहीं करेंगे। और अगर हमें सारा काम कंपनी के ही नाम से करवाना है, कि कंपनी इस काम को करे, अपने नाम से करे, इसका मतलब कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी बनाया गया। लेकिन ये सेपरेट एंटिटी बनाया किसने? लॉ ने बनाया। ठीक बात है कि नहीं? यानी एक लीगल एंटिटी है कंपनी। कंपनी अपने ही नाम से काम करेगी। अब आप कहोगे भाई कंपनी कैसे काम करेगी? कंपनी कोई इंसान है? लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है हमारी तरह, लेकिन उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया है। उसके कारण है, जिसे हम आज जानेंगे। तो यह कहा गया कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लिख लीजिएगा इसे। ये कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ जी। पार्टनरशिप में कभी भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आप देखोगे कि वहां पर लायबिलिटी ज्यादा हो गई, तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट एसेट्स बेचकर भी पैसा लाना पड़ता है। हाँ या ना? नहीं होती सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यह होता है कि जब आप अपने ही काम के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। अभी हम थोड़ी देर बाद इसका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है? तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप कुछ भी नहीं करेगी। इनके बिहाफ पर करेगा कौन? इनके एजेंट। इनके एजेंट, कंपनी के एजेंट कौन है? वो लोग जो कि मैनेजमेंट में है। अब मैनेजमेंट की जो ये टीम है, जो उस बिजनेस को डायरेक्ट करती है, ये कहलाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब लोग मिलकर क्या कहलाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो ये मैनेजमेंट है, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअली ये सब लोग क्या कहलाएंगे? डायरेक्टर्स। ठीक बात है कि नहीं? और ये डायरेक्टर्स हैं कौन? ये हैं कंपनी के एजेंट। कंपनी के कौन है ये? एजेंट। यानी कंपनी के नाम से काम किया जाएगा, लेकिन कंपनी खुद काम नहीं करेगी। ठीक है? करेंगे कौन? कंपनी के एजेंट। कंपनी हमेशा अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट मानी जाती है। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन का बहुत बड़ा बिजनेस था। उसने अपने सारे बिजनेस के अंदर देखा कि यार ये तो फायदे वाली बात हो रही है, क्यों ना मैं इसे कंपनी में कन्वर्ट कर लूं।
कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद उसने कंपनी के बहुत सारे शेयर्स बनाए और शेयर्स का मेजर पार्ट तो अपने पास ही रख लिया। कंपनी बनाने के बाद खुद भी डायरेक्टर बन गया, अपने फैमिली मेंबर्स को भी डायरेक्टर बना दिया, शेयर्स उन्हीं लोगों में बांट दिए, कंपनी तैयार हो गई। अब उसने क्या किया, कंपनी को एक लोन दिया अलग से। अब मैं क्या बता रहा हूं कि अपनी ही कंपनी बनाई, कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो की, लेकिन कंपनी को एक लोन भी दे दिया, सिक्योर्ड लोन। अब आप कहोगे जी अपनी ही कंपनी को लोन दे दिया, तो बता दूं मैं आपको कि कंपनी अलग है और अब ये इसके मेंबर्स बिल्कुल अलग हैं। कंपनी की कुछ पोजीशन ऐसी होती है कि वो पूरी तरह से अपने मेंबर से अलग मानी जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मेंबर्स ने जो पैसा लगाया ये कहेंगे जी मेंबर्स ने कंपनी को दिया है। इसने अपनी कंपनी में कुछ सिक्योर्ड लोन दे दिया और बहुत सारे बिजनेस चलते रहे, उधार पे कंपनी खरीदती थी, काम करती थी। करने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि ये कंपनी अब बहुत ज्यादा नुकसान में जाने लगी, कंपनी को वाइंड अप कर दिया गया, बंद किया जा रहा था। तो सारे क्रेडिटर्स आ गए कि जी हमारा पैसा दो। जब कैलकुलेशन की गई तो पैसा ज्यादा बचा नहीं था। यानी मान लीजिए कि जैसे 10,000 रुपए हाथ में है और क्रेडिटर्स का जो बाहर नॉर्मल क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उनका देना है 12,000, और जो ये हमारा ओनर है जिसने, सॉरी ओनर कह रहा हूं, जो मेंबर है जिसने अनसिक्योर्ड ये सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, उसने मान लिया जाए 15,000 रुपए दिए हुए हैं। तो हाथ में 12,000 है। इस पर्सन ने जिसने कंपनी बनाई थी, लोन दिया था, 15,000 का लोन दिया हुआ है। बाहर वाले लोगों ने भी 10,000 का लोन दिया हुआ है। अब कंपनी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये सारा पैसा पहले सिक्योर्ड वाले पर्सन को दें, सिक्योर्ड लोन की वापसी करें, या अनसिक्योर्ड लोन की वापसी करें? सिक्योर्ड की। सिस्टम तो यही कहता है जी सिक्योर्ड को वापस कर दो। ऐसा ही किया गया, सिक्योर्ड वालों का पैसा दे दिया, यानी उसी पर्सन का जिसने कंपनी बनाई थी। अब बाहर वाले लड़ने आ गए कि जी ये पर्सन तो खुद ही कंपनी का मालिक है, ये पर्सन तो खुद ही कंपनी का मालिक है और हमने इस कंपनी से पैसा लेना है, तो ये पैसा हमें मिलना चाहिए, हां या ना? भाई उसी पर्सन की कंपनी तो है ये जिसको नुकसान हुआ है, तो ये जो पैसा ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन लॉ ने कहा कि जब हम एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं या किसी भी कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी और ये पर्सन जो उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। यानी इस केस से तय हुआ था कि अगर कोई पर्सन कंपनी बना भी दे तो समझ लीजिए कि बनाने के बावजूद भी वो कंपनी बिल्कुल अलग रहेगी, ये पर्सन बिल्कुल अलग रहेगा। इज इट क्लियर? इसी कारण से सेपरेट लीगल एंटिटी का रूल आया। इज इट क्लियर? तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा पहले कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। राइट? क्लियर हो गई बात ये? अब चलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चलता रहे, लोग आते रहें या जाते रहें, कंपनी अपनी जगह चलती रहेगी। एक बार एक पर्सन ने यह भी कहा कि अगर मान लिया जाए सारे के सारे डायरेक्टर्स की, जितने भी ओनर्स हैं कंपनी के, सबकी मीटिंग हो रही है एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, और वहां ब्लास्ट हो जाता है, सब मर जाते हैं, मरने के बावजूद भी एक बंदा नहीं बचा, कंपनी फिर भी वहीं की वहीं रहेगी। अब आप कहोगे जी कंपनी चलेगी कैसे? अब क्योंकि ये शेयर्स जो हैं ये ट्रांसफरेबल हैं, अब हर एक पर्सन जो एक्सपायर हुआ उनका कोई ना कोई लीगल एयर होगा। वो सेम शेयर्स जो उनके पिताजी के पास थे या किसी के भी पास थे, अब उनके लीगल एयर्स के पास आ जाएंगे।
ये लीगल एयर्स अब इस कंपनी के कर्ता धर्ता होंगे, यही लोग इस कंपनी को चलाएंगे। कंपनी कभी भी बंद नहीं होती जब तक कि उसे लॉफुली बंद ना किया जाए। इज इट क्लियर? कंपनी ऑटोमेटिकली कभी बंद नहीं हो सकती जब तक कि उसे बंद ना किया जाए, वो भी लॉफुली। इज इट क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर परपेचुअल सक्सेशन है, लगातार सक्सेशन चलता रहेगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट, कंपनी की कॉमन सील है। जरा सोचिए कि मैंने कहा कि कंपनी के नाम से ये एजेंट काम करेंगे। कंपनी ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, फैक्ट्री की बात हुई थी ना, फैक्ट्री खरीदनी है। जरा बताओ, इन 7 लोगों के नाम खरीदी जाए या कंपनी के नाम से खरीदी जाए? अब कंपनी के नाम से हमने चीज खरीदनी है, लेकिन खरीदने जाएंगे कौन? यही लोग उसके एजेंट जाएंगे, यानी डायरेक्टर जाएंगे। डायरेक्टर जरूर जाएंगे, लेकिन वहां पर जो साइन होंगे वो कंपनी के होंगे। अब आप कहोगे भाई कंपनी तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, साइन कहां से करें? कंपनी की एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील यानी एक तरह से स्टैंप। ये जो कंपनी की कॉमन सील है, यही उसके सिग्नेचर है। ये लोग कंपनी की कॉमन सील लगाएंगे और उसके बाद अपने साइन कर देंगे कि हमने कंपनी के बिहाफ पे ये काम किया है, और किया है कंपनी के नाम से। ये प्रॉपर्टी किसकी है? पैसा हालांकि इन लोगों का लगा हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी कहलाएगी? कंपनी की। इन 7 या इन सब लोगों में से कोई एक भी आकर ये नहीं कह सकता कि जी इस एसेट में मेरा इतना हिस्सा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इनमें से एक भी पर्सन ये आकर नहीं कह सकता कि इनके एसेट में मेरा इतना हिस्सा है। वो कहेंगे आपकी लायबिलिटी है, पैसा हम आपका दे देंगे, भागो यहां से। कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी कहती है कि आपके पैसे से मैंने जरूर एसेट खरीदे, ये एसेट मेरे हैं, आपको मैंने पैसा आपका देना है, वो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन आपका इन एसेट्स पर डायरेक्टली कोई भी हक नहीं है। इज इट क्लियर? तो यानी कंपनी जब ये काम करेगी, अपने एजेंट्स के थ्रू कॉमन सील लगाई जाएगी। राइट? तो हमने प्रोफेसर हाने की डेफिनेशन में क्या बातें पढ़ी? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, और एक कॉमन सील होती है। राइट? जस्टिस मार्शल ने क्या कहा? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल एंड इनटेंजिबल। इट एग्जिस्ट्स ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ नहीं बनाया। अब जितना काम आज हमने किया फर्स्ट पेज पर, और ये सब किया, इन सब से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। आइए पहला पढ़ें। लिखा है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जरा बता दीजिए कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी को फॉर्म करना। फॉर्म करके कंपनी को कहां रजिस्टर कराऊं? कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन करा लो। और रजिस्ट्रेशन की जरूर कोई ना कोई फॉर्मेलिटीज दी होंगी या नहीं? हाँ या ना? क्या फॉर्मेलिटीज होती होंगी? एक फॉर्म भरो पहले, कितने लोग हो, कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो? वो कहेंगे जी हम पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं। कम से कम 7 लोग आना, और मैक्सिमम तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं? ये जो लोग साइन करेंगे, जो वर्ड्स बोलने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा, ये जो लोग इस कंपनी को बनाना चाहते हैं, ये लोग साइन करेंगे, ये कहलाएंगे सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। दोबारा बोल रहा हूं, क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम क्या चीज है? मेमोरेंडम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसी के साथ एक और भी आपने पढ़ा था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डिटेल में इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या बतानी है? इनकॉर्पोरेशन के वक्त मेमोरेंडम में लिख दिया जाएगा कि कंपनी बनाई क्यों भाई, उसका पर्पस क्या है। उन्होंने लिखा पर्पस है चेयर्स बनाना और उसे बेचना। ये पर्पस लिख दिया गया। अगर ये पर्पस लिख दिया ना, इस पर्पस के अलावा अब आपकी कंपनी कोई और काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ यही काम होगा। यानी आपकी एक पेरिफेरी तय हो गई, इस दायरे से बाहर जाके कोई काम आप नहीं करोगे। ठीक बात है कि नहीं? ऐसी बहुत सारी बातें हम मेमोरेंडम में पढ़ेंगे। आइए इनकॉर्पोरेशन पढ़ें। लिखा है कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट बाय कंप्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द
एक्ट। पॉइंट नंबर 2 जिसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड अंडर लॉ। देयरफॉर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? जो काल्पनिक है। काल्पनिक यानी इल्यूजन है कि लग रहा है लेकिन है नहीं, इमेजिनरी। हम सोच रहे हैं कि है लेकिन है नहीं एक्चुअली। लेकिन कंपनी तो इस तरह की नहीं है ना, कंपनी दिख नहीं रही लेकिन है जरूर, इसलिए हम कहेंगे कंपनी आर्टिफिशियल जरूर है बट इमेजिनरी नहीं है। इज इट क्लियर? फिक्टिशियस नहीं है। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट हैज इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अपने ही राइट है इसके, अपने ही ऑब्लिगेशन है। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले केस बताया था, वो केस था ये जो लिखा गया है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस। ठीक है जी, आइए जरा पेज नंबर 3 पर आ जाइए। हम सबसे पहले इस केस लॉ को ही पढ़ते हैं। सबसे नीचे डिसाइडेड केस लॉज में पॉइंट नंबर 1, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सबसे पहला काम हुआ क्या जी? इसने अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस किसको बेच दिया? बिजनेस बेच दिया कंपनी को। कंपनी बनाई और कंपनी को बिजनेस बेच दिया। लिखा, मिस्टर सैलोमन वॉज कैरिंग ऑन अ बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटर। ही सोल्ड हिज बिजनेस फॉर £38,872 to a company formed by him named Salomon and Company Limited along with his wife, a daughter and 4 sons। 7 लोग चाहिए होते हैं कि नहीं? 4 इसके बेटे, 1 इसकी बेटी, 1 वाइफ और खुद मिलके 7 लोग हो गए और एक पब्लिक कंपनी बना डाली। ठीक है जी, और अपना सारा बिजनेस किसको बेच दिया? इस कंपनी को बेच दिया। परचेज कंसिडरेशन क्या दी गई? कंपनी को परचेज करने के लिए देखो क्या दिया गया, £1 का 1 शेयर, फुल्ली पेड शेयर इश्यूड टू सैलोमन, 20,000 रुपए के। सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू किए गए सैलोमन को 10,000 रुपए के। इन डिबेंचर्स का, जो कि मैंने क्या बोला, सिक्योर्ड लोन दिया, राइट? वो क्या थे? डिबेंचर्स थे। ये सिक्योर्ड थे बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स। आपने डिबेंचर के बारे में एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड का नाम सुना है? क्लास 12th में जब आप अकाउंट्स कर रहे थे तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम एक चीज आई थी कि जब डिबेंचर्स इश्यू किए जाते हैं तो एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। उस डीड में लिखा जाता है कि यहां पर हम कितने डिबेंचर दे रहे हैं, इन डिबेंचर होल्डर का राइट क्या होगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर हम इनका पैसा नहीं लौटा पाए तो ये डिबेंचर होल्डर्स क्या क्या कर सकते हैं। बताया जाएगा कि इन डिबेंचर होल्डर का हमारे इस कंपनी के एसेट्स पर चार्ज होता है, यानी अगर हम इनका पैसा नहीं दे पाए, इनका इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का पैसा नहीं दिया, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे एसेट्स को बेचकर भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो राइट होता है कि एसेट को बेच दिया, पैसा निकाल लिया, ये कहलाता है चार्ज ऑन एसेट्स। क्या कहलाता है? चार्ज ऑन एसेट्स। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये इसके सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे। कैश कितना बड़ा था? 8782। अब जरा सोलोमन ने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन किया वो देखिए। 1 शेयर ईच ऑफ £1 वॉज इश्यूड टू हुम। अपनी वाइफ को 1 दे दिया, अपनी डॉटर को 1 दे दिया शेयर, अपने 4 बेटों को 1-1 शेयर दे दिया और बाकी सब किसके पास रख लिए? अपने पास। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी तैयार हो गई। मिस्टर सोलोमन वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड 2 of his sons were the other directors of the company। ठीक है कि नहीं? क्योंकि 3 डायरेक्टर कम से कम चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो इसने 3 डायरेक्टर का भी रूल पूरा करना था। क्या करूं? अपने 2 बच्चों को अपने साथ डायरेक्टर बना लिया। आगे चलते हैं। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, यानी कंपनी ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैन इनटू डिफिकल्टीज एंड इवेंचुअली बिकेम इंसॉल्वेंट एंड द वाइंडिंग अप कमेंस्ड। उस दिन जब वाइंड अप किया गया, कंपनी को बंद किया गया, तो देखा जी कितनी लायबिलिटी है और कितनी एसेट्स हैं।
क्या क्या निकला? एसेट्स मिले 6050 के, लाइबिलिटी मिली सिक्योर्ड डिबेंचर्स की 10,000 जो कि सैलोमन ने डिबेंचर दिए थे, अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर मिले 8,000 के। अब जरा सोचो कि हाथ में कितना पैसा है? 6050। ये एसेट किसको दूं? देना तो हिसाब से किसको चाहिए? सिक्योर्ड डिबेंचर को। अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स को जैसे ही दे दिया, ये सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लड़ने आ गए कि जी ये पैसा तो हमें मिलना चाहिए, सैलोमन और उसकी कंपनी तो एक ही बात है। तो फिर लॉ ने क्या कहा? देखो, कंटेंशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या थी? उन्होंने कहा द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्लेम्ड द होल ऑफ द कंपनीज एसेट्स ऑन द ग्राउंड दैट सैलोमन वाज कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम ऑफ सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड द कंपनी वाज मियर एजेंट ऑफ सैलोमन। कहते इसने तो कंपनी को खाली अपना एजेंट बना के शो कर दिया है, असली काम तो सारा का सारा सैलोमन ही कर रहा है, इसीलिए पैसा हमें मिलना चाहिए। आगे चलते हैं, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? द कोर्ट हेल्ड दैट सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज अ रियल कंपनी fulfilling all the legal requirements. A company is a legal person distinct from its members and could not be regarded as the agent or trustee of Mr. Salomon. Underline कर लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई इस कंपनी को हम उसका एजेंट नहीं मान सकते, वजह कि कंपनी को बनाया बिल्कुल सही तरीके से गया है, जितने लोग चाहिए थे उतने लोग थे, जितने डायरेक्टर चाहिए थे उतने डायरेक्टर थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। ऑल्सो द कंपनीज एसेट्स मस्ट बी अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड ऑफ टू पेमेंट आउट ऑफ एसेट्स ऑन विच हिज डेट इज सिक्योर्ड इन प्रायोरिटी टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब ये पैसा किसको मिलना चाहिए था? सैलोमन को ही मिलना चाहिए था और उसी को मिला। बिल्कुल सेम केस एक और ली वर्सेस लीफ एयर फार्मिंग लिमिटेड का था। मिस्टर ली एक क्वालिफाइड पायलट थे और उसने सारे के सारे शेयर अपने नाम किए हुए थे एक्सेप्ट वन, एंड बाय इट्स आर्टिकल्स वाज अपॉइंटेड वर्किंग डायरेक्टर एंड चीफ पायलट। ली वाज किल्ड व्हाइल पायलटिंग कंपनीज एयरक्राफ्ट। हिज विडो क्लेम्ड कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कि जी मेरा जो हस्बैंड है वो तो इस कंपनी के अंदर काम करते हुए एक्सपायर हुआ है, इसीलिए मुझे कंपनसेशन भी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? तो बाकी जो एक शेयर दूसरे पर्सन के पास था, उन्होंने फिर ऑब्जेक्ट किया कि ली और वो कंपनी देखा जाए तो एक ही थी। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? आइए पढ़ें, इसको देखते हैं। द कंपनी अपोज्ड द क्लेम स्टेटिंग दैट ली वॉज नॉट द वर्कर एज द सेम पर्सन कुड नॉट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कि वो एम्प्लॉयर भी था और एम्प्लॉय भी कैसे हो गया? बात ठीक है कि नहीं? उन्होंने कहा जी ये एम्प्लॉयर नहीं है। एम्प्लॉयर कौन है? क्या मिस्टर ली था एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर कौन था? एम्प्लॉयर थी कंपनी, और कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसी कारण से क्या हुआ? यह कहा गया कि ली एक एम्प्लॉय है, इसीलिए उसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। द कोर्ट हेल्ड दैट द ली वॉज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम द कंपनी, देयरफॉर देयर वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन ली एंड द कंपनी। As Lee was killed in the course of his employment, his widow was entitled to the compensation. Is it clear? यानी सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कितने सलीके से की गई इन दोनों केसेस में। दोनों जगह बता दिया गया, एक जगह कैसे? एक जगह उसको बता दिया गया कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो कि केस फाइल करते हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है वो और ओनर भी है, इसीलिए कंपनी और ये सैलोमन